वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बच्चों, आज मैं परमजीत कौर आप लोगों के सामने, तो आप पूरे के पूरे जो भी चैप्टर्स को मैं अभी आपको स्क्रीन पे समझाने वाली हूँ, आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए एसएसटी सब्जेक्ट से जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। ओके, तो क्लास 8 के बच्चों प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, जो कि चैप्टर है रिसोर्सेस। ओके, चैप्टर का नाम है बच्चों रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशंस एंड डेवलपमेंट। ओके, ये क्लास 8 का ज्योग्राफी का नोट्स है बच्चों, जो मैंने खुद तैयार किया है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए और अपने इस पूरे चैप्टर को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वन स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम रिसोर्सेज के मीनिंग को समझेंगे कि मीनिंग रिसोर्सेज का क्या है। ओके, तो एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू हेल्प टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? वैसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करके हमें सेटिस्फाइड करती है, वो रिसोर्स कहलाती है। रिसोर्स यानी कि संसाधन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चों कि एयर जो है वो एक रिसोर्स है, वो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, हम सांस लेते हैं एयर के जरिए। वाटर, इट इज़ अ वेरी बेसिक नीड्स। सॉयल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और हमें अपने द्वारा हमें सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है। क्लियर है? मीनिंग समझ में आ गया? तो चलिए अब हम जानेंगे आगे के पॉइंट को। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज। आप सब जानते हैं बच्चों, एज अ ह्यूमन, एज अ टीचर, मैं आपके सामने आपके लिए एक रिसोर्स ही हूँ। आपको सबको पता है, टीचर, डॉक्टर, पोस्टमैन, जो भी वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति या वैसा पर्सन जो आपके नीड्स को फुलफिल करता है, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपके काम को आसान करता है, वो ह्यूमन बींग्स आपके लिए एज अ रिसोर्स बनकर आपके सामने आता है। तो उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जानेंगे। तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो a resource. Okay, humans are also considered resources because they have a skill. मैं आपको पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं बस इसी तरह ही नहीं आपको पढ़ाने बैठ गई हूँ। मेरे अंदर कुछ स्किल है, मेरे अंदर कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान है, जो मैं अपने ज्ञान को अपने स्किल के जरिए आपको समझा के पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड इज नॉलेज, थर्ड इज लेबर एंड फोर्थ इज इंटेलिजेंस। Human beings are use and human beings use and develop other resources. हम, मैं या डॉक्टर्स हो गए, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं एज ए ह्यूमन के रूप में, जो भी रिसोर्स को हम देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने सोशल में, ठीक है, अपने समाज में, अपने आसपास के एरिया में, कहीं भी हम देखते हैं वैसे पर्सन को जो हमारे कामों को कंप्लीट करके हमें देते हैं या हमारे नीड्स को फुलफिल करके हमें देते हैं, वो हमारे लिए एज ए रिसोर्स बनकर हमारे सामने आते हैं। तो वो उनका बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है बच्चों डेवलपमेंट में। रिसोर्स को कैसे डेवलप करना है उनमें उनका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। ओके, तो ह्यूमन नीड्स चेंज विथ टाइम। आप देख रहे हैं बच्चों, एंशिएंट टाइम से लेकर के अभी के मॉडर्न टाइम तक कैसे टाइम में चेंज आया है। पहले का टाइम जो था वो कुछ और था और अभी का जो टाइम है वो कुछ और है। ठीक है, एंशिएंट टाइम में हम क्या देख रहे हैं? हम देखते हैं ह्यूमन नीड्स आर नॉट सेम एवरीवेयर एंड दे चेंज विथ टाइम। हमेशा इंसान की ज़रूरत समय के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। समय जो है वो परिवर्तनशील है। तो वो जो क्या होता है कि वो समय समय पर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी चाहतों को वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम्स में पीपल्स नीडेड ओनली बेसिक थिंग्स। पुराने ज़माने के लोगों को बेसिक थिंग्स मिल जाती थी, उनके लिए वही काफ़ी था। बट अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले उनका बेसिक नीड था फूड, फूड उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड इज क्लॉथ, उनका बदन, उनका जो शरीर है वो ढका हुआ होना चाहिए, बस कुछ कपड़े मिल जाए, उनका वस्त्र मिल जाए जो जिनसे उनका शरीर जो है वो ढका हुआ रहे। एंड थर्ड इज शेल्टर। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में भी हम देख सकते हैं या बेसिक नीड्स के रूप में हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स एंशिएंट टाइम में लोगों की ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी, बट अभी के टाइम में हम देखते हैं कि लोगों की ख्वाहिशें दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये चेंज है टाइम के अकॉर्डिंग।
ठीक है। इंसिडेंट से मॉडर्न टाइम में जो हमने कदम रखा है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा चेंज है हमारी सोसाइटी में। ओके, इन मॉडर्न टाइम, हम मॉडर्न टाइम में क्या देखते हैं कि पीपल नीड्स एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। खाना लोग कम खाते हैं बट पढ़ाई उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है आज के समाज में अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके लिए कुछ है तो वो है एजुकेशन। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, बेटर लाइफस्टाइल। हर इंसान चाहता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेस्ट एंड बेस्ट हो। किसी को वो देख रहा है तो उससे देख करके वो चाहता है कि उसका लाइफस्टाइल अगर वैसा है तो मेरा लाइफस्टाइल उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये कंपटीशन भी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी बढ़ गई है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बढ़ चुकी है, अवेलेबल है हर एरिए में, हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है। किसी को भी कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी अब देखने को नहीं मिलती है। टेक्नोलॉजी में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है अब, तभी तो हम एंशिएंट से मॉडर्न टाइम में पैर रख चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी की ही देन है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो अभी तक हम वही एंशिएंट टाइम वाली ज़िंदगी को बिता रहे होते, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान से समझते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस। द वैल्यू एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर रिवर्स वेयर मेनली यूज फॉर वाटर सप्लाई एंड इरीगेशन। पहले हम इस पॉइंट में वैल्यू को समझेंगे, है ना, कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है रिसोर्स का, जो पहले के अकॉर्डिंग अभी चेंज हो चुका है। पहले जैसे वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस, हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह में उसकी वैल्यू बदलती है। हर एक रिसोर्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग जगह में अलग अलग उसका मायने रखती है, और टाइम टू टाइम भी उसकी वैल्यू जो है, उस रिसोर्स की वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। ओके, पहले समय में बच्चों, नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि मेनली हम एंशिएंट टाइम में देखा करते थे कि जो रिवर्स है उसका यूज़ जनरली हम देखते थे कि वाटर सप्लाई के लिए, पीने के लिए पानी हमें ज़रूरत है, पानी के लिए जो जो हमारी बेसिक नीड्स है, नहाना, खाना बनाना, पीना, ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज इरिगेशन, खेती करने के लिए हम पानी का यूज़ करते थे, ठीक है। बट नाउ द टाइम इज़ वेरी चेंज्ड। टाइम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है और लोगों की ज़रूरतें भी बदल चुकी हैं। नाउ रिवर्स आर यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप डैम वगैरह में देखते हैं, आप देख रहे हैं माइथन डैम है, पंचेत है, बहुत सारे डैम हैं हमारे देश में, और भी बहुत सारे डैम हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करने के लिए या उसका प्रोडक्शन करने के लिए जाने जाती है, आप सभी जानते हैं। नेविगेशंस, इंडस्ट्रीज एंड इरीगेशंस। ओके, सम रिसोर्सेज आर डिफरेंट यूजेस। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब हम जानेंगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है पानी का। पानी तो एक बेसिक नीड है, पानी के बिना जल ही जीवन है, पानी के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। अभी मैं इतना बोल भी रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो कुछ समय के बाद मुझे प्यास लगेगी तो मैं तुरंत बॉटल उठाऊंगी और पानी पीऊंगी, ठीक है। आप भी पढ़ के उठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं प्यासा हूँ या मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पीना है। तो पानी जो है वो आवर बेसिक नीड्स। ओके, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। यूजेज ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंकिंग, द सेकेंड इज फार्मिंग, थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ इज इंडस्ट्रीज। इन 5 चीज़ों में हम पानी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे बेसिक नीड्स के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़, ड्रिंकिंग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फार्मिंग, खेती भी हमारे लाइफस्टाइल के साथ, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अगर पानी नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत गर्मी लगेगी तो हम एसी नहीं चला पाएंगे, पंखा नहीं चला पाएंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट, पानी में ही वाटर ट्रांसपोर्ट को हमने सुना ही है कि हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम देखते हैं कि कैसे ट्रेडिंग चलता है पानी के जरिए। वाटर ट्रांसपोर्ट में भी बहुत बड़ा ट्रेड चला आ रहा है हमारे देश के अंदर। इंडस्ट्रीज़ काम के लिए भी हम देखते हैं कि पानी जो है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स रखता है, बहुत नेसेसरी माना जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसमें देखेंगे बच्चों की। ओवर इरीगेशन में, टू मच इरीगेशन कॉजेज क्या है? वाटर लॉगिंग एंड सॉइल बिकम इनफर्टाइल। रिवर्स फॉर नेविगेशन, रिवर्स आर बेस्ट फॉर नेविगेशन इन देयर।
मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। मिडिल रिवर्स के नेविगेशंस को हम दो तरह से देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एक तो है मिडिल कोर्स और सेकंड है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोअर कोर्स। अब हम जानेंगे बच्चों इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज बिकम यूजफुल व्हेन दे आर प्रोसीड। जब तक आप किसी भी चीज़ को, वो चीज़ या वो वस्तु, वो आपके काम में जब तक वो उपयोग में नहीं लाई जा रही है, वो आपके लिए रिसोर्स कभी नहीं बन सकती, ठीक है। तो एक लाइन में हम समझेंगे, रिसोर्सेज बिकम यूजफुल व्हेन दे आर प्रोसेस। जब तक आप उसे अपने यूज में नहीं लाओगे वो प्रोसेस में नहीं आएगा, एज अ रिसोर्स वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, कॉटन को आपके पास कॉटन है, आपने देखा कि सूता है, धागा है आपके पास, जब तक आप उसे यार्न नहीं करते, यार्न से आप उसे फैब्रिक में जब तक नहीं चेंज करते, और फैब्रिक से आप उसे जब तक कपड़ों में या गारमेंट्स में, क्लॉथ्स में चेंज नहीं करते हैं, तब तक उसका यूज़ और वो प्रोसेस में नहीं कहलाएगा। ओके, तो इसे प्रोसेस में लाना होगा। आपके सामने कोई रिसोर्स रखा हुआ है और आप उसे अपने यूज़ में नहीं ले रहे हो, उसे उस प्रोसेस में नहीं ले रहे हो, उसे आप प्रोसीड नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, वो आपके लिए, वो सामान जो रखा हुआ है वो बिल्कुल बेकार है। ओके, अब चलिए इस प्रोसेस से वैल्यू इंक्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशंस। वैसे भी जिस वस्तु को, जिस भी थिंग्स को आप अपने यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, और जिसे आप अपने यूज़ में लेंगे ही नहीं उसकी वैल्यू किस लिए। एज अ टीचर मैं अगर आपके लिए एक रिसोर्स हूँ, तो जब तक मैं आपके ज़रूरतों पर खरी नहीं उतरूँगी या मैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको नहीं दे सकती, मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित नहीं होंगी। और अगर मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तब तक मेरा वैल्यू नहीं बनेगा जब तक मैं आपके लिए काम ना हूँ। मैं जब आपके लिए काम आने लग जाऊँगी तभी मेरी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो उसी तरह से सभी रिसोर्सेज के लिए ये चीज़ मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का प्रॉपर यूज इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, देयर आर total 6 types of factors. Number 1 is availability of resources. Number 2 is skill of human beings. Number 3 is availability of capital, जिसे हम मनी कहते हैं, पैसा कहते हैं. Number 4 availability of water. Number 5 advancement of technology. And number 6 is transport facilities. एंड नंबर 7 इज, यहाँ पे 7 दिए गए हैं, और 7वें नंबर पे सबसे लास्ट फैक्टर जो माना जाता है वो है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ओके, तो ये 7 फैक्टर्स जो है जो कि हम रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशंस को इफेक्ट करने में सबसे मेन रोल प्ले करता है एज अ फैक्टर। ओके, तो अगर ये सब हो तो रिसोर्सेज का बेटर यूज होता है। जैसे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे जानोगे? आप तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तभी आप सोच सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो कि मैं इसे यूज़ करूँगा या करूँगी। ओके, सेकेंड इज, रिसोर्स आपके पास जरूर है बट आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो वो चीज़ भी आपके लिए बिल्कुल बेकार है। ओके, थर्ड इज मनी, कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके बिना आपके पास हर वो सामान है, ठीक है, आपके पास स्किल भी है, आपके पास वो सामान भी है, बट आपके पास मनी नहीं है कि आप उसे किस तरह से उसमें पैसे खर्च करके आप उसे प्रोसीड में लाओगे, ठीक है। फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वाटर का इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वाटर की। टेक्नोलॉजी, आपके पास उसका एडवांस रूप होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, तभी आपका वो जो रिसोर्स है वो ज़्यादा डेवलप दिखाया जाएगा और उसका जो प्रोसीड है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस के तौर पे या किसी भी तौर पर, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है तो आपने उसको प्रोसीड में लाया, उसका प्रोडक्शन किया, हर चीज़ों को आपने कर लिया है, बट अगर आपके पास सामान को कहीं दूसरी जगह पहुंचाने का
साधन ही नहीं है, या आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है और आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आपके पास उसकी सुविधा ही नहीं है, तो वो आप कैसे उस काम को करोगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 7 इज कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। आज के मॉडर्न ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक एक दूसरे के साथ, एक दूसरी कंपनी के साथ, या एक दूसरे कंट्री के साथ, या फॉरेन कंट्री के साथ, या किसी भी अनदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तालमेल नहीं बनाएंगे, आपका किया हुआ कोई भी काम बेकार कहलाएगा। बेकार कहने का मतलब है कि वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा। अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो उस चीज़ को आप अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हो। तो ये 7 फैक्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मेनली रिसोर्सेज इज अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट थी। जैसे मॉडर्न स्टेज में हमने देखा, नाउ दीज आर ऑल्सो नेसेसरी, कैपिटल, स्किल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजी। सिर्फ रिसोर्सेज होने से डेवलप कभी नहीं होता, उसके साथ आपके अंदर कैपिटल, आपके पास कैपिटल होना चाहिए यानी मनी होना चाहिए, आपके पास भरपूर मात्रा में स्किल यानी कि आप पूरी तरह से कौशल से भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को, अपने रिसोर्स को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। ओके, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट। डेवलप्ड कंट्री क्या है? अ कंट्री दैट इज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे भी वो काफ़ी एडवांस्ड है। ठीक है, तो वो कहलाएगी डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अमेरिका, यूएसए। ओके, एंड डेवलपिंग कंट्री वैसी कंट्री जो डेवलप अभी कर रही है, उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, वो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुई है, उसका विकास अभी स्टार्ट है, अभी वो प्रोसेस में है, वो चल रहा है, रनिंग फेज में है। ठीक है, अ कंट्रीज दैट इज स्टिल इम्प्रूविंग इन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी, अपने इकोनॉमिक में, अपने टेक्नोलॉजी में वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, वो चल रहा है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाया है, उसका प्रोसेस जो है एक विकसित देश कहलाना जो होता है वो अभी नहीं हो पाया है। वो जैसे कि हमारा इंडिया है ना, हमारा देश, दोनों का एग्जाम्पल, दोनों का डिफरेंस आप समझ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या कहा जा रहा है, रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी में हम देखेंगे बच्चों कि रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी आई, ठीक है, विंड एनर्जी, एयर एंड वाटर, इन्हें इनएग्जिक्यूटेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज द नंबर 2, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के अंदर ही है। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के अंदर बच्चों हम 2 पार्ट को देख रहे हैं, 2 पार्ट्स को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1 इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नंबर 2 इज नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल में हम क्या देख रहे हैं कि रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, हम इसे दोबारा अपने यूज में या अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं। क्विकली में फिनिश आफ्टर यूज, ये तुरंत यूज करने के बाद तुरंत खत्म हो जाता है। बट जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे आप बार बार अपने यूज में ला सकते हो। जैसे सनलाइट था तो उसे हम सोलर एनर्जी में हमने चेंज किया, ठीक है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसे हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते हैं। और ये रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी खत्म होने की संभावना ज़्यादा रहती है और ये खत्म हो भी जाता है। पॉइंट नंबर बी में है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी यहाँ पे 2 चीज़ों को देखा जाता है बच्चों, 2 चीज़ों को देखा गया है। नंबर 1 इज बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित यानी कि लिविंग थिंग्स, जैसे रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, ऐसे हम देख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सेकेंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज अगर बायोटिक लिविंग थिंग्स है तो जस्ट इसके ऑपोजिट अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल
वाटर, एयर, सॉइल एंड मिनरल्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, आप जानते ही हैं, इनके अंदर कोई जीवन नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सी में चलते हैं बच्चों। सी नंबर पॉइंट में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेंस। नंबर 1 इज नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फाउंड इन अ नेचर। वैसा रिसोर्स जो हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जानते ही हैं एग्जाम्पल, फिर भी मैं बता देती हूँ। वाटर है, फॉरेस्ट है, सनलाइट है। सेकेंड इज मैन मेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमंस। वैसे रिसोर्स जिसे हम जैसे ह्यूमंस ने बनाया, जैसे पंखा, पेन, फोन, ये सारी चीज़ों को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। इसीलिए ये सारी थिंग्स मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, कुछ भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। नंबर डी पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यहाँ भी हम दो चीज़ों को देखेंगे बच्चों। नंबर 1 इज पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, रिसोर्सेज अवेलेबल बट नॉट फुल्ली यूज्ड इट। वैसा रिसोर्स जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास वो रिसोर्स है, बट आप उसे पूरी तरह से अपने यूज में नहीं ले रहे हो, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल विंड एनर्जी इन अ कोस्टल एरिया। सेकेंड इज एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज उसे हम कहेंगे कि रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड बीइंग यूज्ड, जिसकी क्वांटिटी के बारे में भी हमें पता है और उसे हम पूरी तरह से अपने यूज में ले रहे हैं। ओके, जैसे कोल माइंस इन यूज, हम कोल माइंस को अपने यूज में ले रहे हैं, वहां से कोयला, उस खदान से हम कोयला निकालते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए उन्हें अलग अलग जगह पे भेज दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, उसे रिनो होने में, यानी कि उन्हें दोबारा तैयार होने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हम देखते हैं कि वैसे रिसोर्स जिन्हें बनने में काफ़ी सालों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बट इन्हें हम रिनो नहीं कर सकते, इन्हें दोबारा हम अपने यूज़ में नहीं ला सकते, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन फिनिश आफ्टर यूज। जैसा मैंने पहले भी बताया, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है बच्चों, इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज को काफ़ी सावधानी से उपयोग में लेना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए इसे कंजर्व करके, इसे सेव करके रख सकें। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम देखेंगे बच्चों कि ओवर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन कॉजेज शॉर्टेज इन अ फ्यूचर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर हम सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस रिसोर्स का अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे हैं और जहां उसकी ज़रूरत नहीं भी है, अगर उसे आप वहां भी यूज़ कर रहे हैं, आप अपने लिए उसे सेव नहीं कर रहे हैं, तो उसका शॉर्टेज हो जाएगा फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में। हार्म टू नेक्स्ट जनरेशन, जो कि ये आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है। आने वाले जनरेशन के लिए शायद कोयला दिखे ही ना, उन्हें पता ही ना हो कि कोयला कैसा होता था। मैगजीन, म्यूजियम्स में ले जा करके उन्हें दिखाना होगा कि देखो बच्चों, कोयला ऐसा होता था। ठीक है, उसका रंग काला होता था, वो ऐसा होता था, वो वैसा, इस तरह से हम उसे, तो कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए काफ़ी हार्म साबित हो सकता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, इसीलिए इन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें इन रिसोर्सेज का यूज़ अपने उपयोग के लिए रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम समझेंगे इस नोट्स में, रिसाइकेबल मिनरल्स। रिसाइकेबल मिनरल्स में हम देखते हैं सम मेटालिक मिनरल्स कैन बी यूज्ड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। दीज आर रिसाइकेबल रिसोर्स, जिसे हम दोबारा रिसाइकल करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जैसा कि मैंने आपको ऊपर के पॉइंट में बताया, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। ओके, ये सारे पॉइंट्स को मैंने आपको अच्छे से एक्यूरेंस के बारे में बताया, ऊपर पहले जो वीडियो कंटिन्यू, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को आपको बता दिया है। एज ए नोट्स भी आप
इस पूरे वीडियो में पूरे नोट्स के रूप में आप इसे देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों। सेकंड पॉइंट इज द ह्यूमन रिसोर्स, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल इन अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स। गुड ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हेल्दी पीपल। गुड ह्यूमन रिसोर्स कैसे साबित होगा? जब तक हेल्दी पीपल नहीं होगा, एजुकेटेड पीपल नहीं होगा, स्किल्ड पीपल नहीं होगा और टेक्निकली ट्रेंड पीपल नहीं होगा। ऐसे लोग ही कंट्री को डेवलप करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये सारी कमियां उनके अंदर हैं तो वो हमारे देश के लिए या हमारे लिए, आपके लिए हेल्पफुल साबित नहीं हो पाएंगे उतनी अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से वैसे लोग साबित होंगे जिनके अंदर अच्छा खासा स्किल्ड है, वो हेल्दी है, ठीक है, उनके अंदर बहुत एजुकेशन अच्छी खासी उन्होंने एजुकेशन ली हुई है, उनको काफ़ी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट पे। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो बेकार है। वीक ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इलिटरेट, यानी कि अनपढ़ इंसान, अनस्किल्ड, वैसा इंसान जिसके अंदर स्किल नहीं है, बिना स्किल का वो पढ़ा रहा है या बिना स्किल का वो अपने काम को लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा आपके सामने साबित नहीं होगा क्योंकि वो अनट्रेंड है, ठीक है। इस तरह से डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी स्लो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जापान, वेल डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज पीपल आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड। जापान में हमने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छी स्किल्ड है, ठीक है, और काफ़ी वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास काफ़ी नॉलेज है, इसीलिए वो एक डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में आपके सामने दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि सम अफ्रीकन नेशंस में आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया गया है कि रिसोर्सेज, वो रिसोर्स के उसके यहाँ पे काफ़ी है, वो रिच है रिसोर्स के मामले में, ठीक है, बट लेस डेवलपमेंट बिकॉज मेनी पीपल आर अनस्किल्ड एंड इलिटरेट। वहाँ पे लोग जो हैं वो अनपढ़ भी पाए गए हैं और वो लोग जो है उनके अंदर स्किल नहीं है, स्किल की उनके अंदर काफ़ी कमी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसमें मैंने आपको बताया ही ऊपर, पोटेंशियल रिसोर्सेज है, एक्चुअल रिसोर्सेज है, ठीक है। अब पॉइंट जो है वो जानने लायक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है सतत विकास, ठीक है। डेवलपमेंट दैट हैपेंस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसे उस डेवलपमेंट को कहते हैं, वैसा डेवलपमेंट जिसका यूज आप अपने इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए करते हैं, उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। जैसे इट मीन्स मीट प्रेजेंट नीड्स एंड प्रोटेक्ट फ्यूचर नीड्स ऑल्सो। आप अपने रिसोर्स को अपने लिए भी यूज कर रहे हो और इस तरीके से आप उसे यूज कर रहे हो ताकि आप उसे अपने आने वाले समय के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करके रख सके, ओके, सुरक्षित रख सके। अभी आज भी यूज करो और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखो, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में है व्हाई कंजर्वेशन इज नीडेड। रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है बच्चों आज के समय में? मोस्ट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ओके, यू नो ऑल दी प्रॉब्लम्स कि मोस्ट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इतने लिमिट हो चुके हैं, लिमिटेड हैं, हमारे आसपास में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं, तो इनका ओवर यूजेज जो है वो बहुत बड़ा कारण है। रिसोर्सेज डिप्लीशंस, सॉइल डैमेज, वाटर शॉर्टेज, लैंड डिग्रेडेशंस, पॉल्यूशंस, इसीलिए कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए बताइए, आप कमेंट में बताइए कि हमें अपने रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाइजली, हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से समझदारी के साथ अपने रिसोर्सेज को यूज़ में लेना चाहिए। रिड्यूस यूज टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेव वाटर एंड सॉयल, पानी और मिट्टी को बचाना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जंगली जानवरों को, जंगल में रहने वाले या जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जंगल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं या जो एनिमल्स पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना जो हम देखते हैं फॉरेस्ट में, उन्हें भी हमें प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए ताकि हम आने वाले समय के लिए इन्हें बचा के रख सके, कंजर्व करके रख सके, ताकि सभी इन हर चीज़ों से रूबरू हो सके। कंजर्व डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग तरह के स्पेसीज हमारे देश में पाई जाती है,
चाहे वो फ्लावर की हो, चाहे वो फ्रूट्स की हो, चाहे वो बर्ड्स की हो, चाहे वो फिश की हो, ठीक है। हम एक्वेटिक एनिमल्स में भी बहुत सारे स्पेसीज को हमने देखा, क्रोकोडाइल के स्पेसीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं कि लुप्त हो चुकी हैं, हम उन्हें नहीं देख पाए, है ना। तो हम वैसी गलती ना करें, हमें इस तरह से रिसोर्स को यूज़ में लेना है अपने, कि हम उन्हें अभी प्रेजेंट में भी अच्छी तरह से यूज़ करें और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्हें कंजर्व करके उन्हें सुरक्षित रूप से बचा कर रख सके। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है हर एक नागरिक का, ठीक है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में की बात अगर हम करें बच्चों, तो यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ डिफरेंट कंट्रीज, द यूज ऑफ रिसोर्सेज इज डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। डेवलप्ड कंट्रीज में जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें बेटर टेक्नोलॉजी होती है, स्किल्ड पीपल होते हैं, गुड प्लानिंग के साथ चलते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में हम, कंट्रीज लाइक इंडिया में यूज द रिसोर्स लेस एफिशिएंटली। इंडिया में ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम देखेंगे बच्चों, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। जैसे मैं यहाँ झारखंड झरिया से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे कोयला इतना अवेलेबल है, तो हो सकता है कि दूसरी जगह में ये मिनरल्स हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पूरे वर्ल्ड में या पूरे हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। तो रिसोर्सेज का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल पाया जाता है, ठीक है। सम कंट्रीज हैव मोर रिसोर्सेज, कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं और कहीं आपको बहुत कम रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसीलिए एवरी कंट्री का डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। अदर कंट्री के अकॉर्डिंग हम अपने कंट्री को देखते हैं कि कम डेवलप कर रहा है, या हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग दूसरी कंट्री दूसरे मामले में कम डेवलप कर रही है, तो इस तरह से होता है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशंस, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ऊपर अभी की बढ़ती जनसंख्या जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है खतरे को बढ़ाने में, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर रही है जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से। ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉजेज, ये मैंने आपको बताया। नीड ऑफ बैलेंस, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। बैलेंस होगा तभी फ्यूचर सेव होगा बच्चों, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों। अगर आपके घर में 10 पर्सन है, 10 मेंबर्स आपके घर में अगर रहते हैं, तो आप 20 से 30 किलो आटा लेकर के आते हैं। अगर सडन आपके घर के मेंबर्स जो हैं वो 15 हो गए, तो ऑब्वियसली आपको जो आटा आप खरीद के लाते हो उसकी मात्रा आपको बढ़ानी होगी। तो यहाँ जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा बच्चों, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें उनके साथ बढ़ती जाएंगी और रिसोर्सेज का यूज़ भी उतना ही ज़्यादा होता चलेगा, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन का मतलब आप समझ ही गए हैं कि कंजर्वेशन मीन्स प्रॉपर, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स यूज रिसोर्सेज केयरफुली, अवॉइड वेस्टेज एंड सेव रिसोर्स फॉर अ फ्यूचर जनरेशन, ओके। अब 6 नंबर पॉइंट में हम जानेंगे बच्चों, सस्टेनेबल कम्युनिटी क्या है। वी मस्ट प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर अ लाइफ ऑन अर्थ। इट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट, एनवायरमेंट गेट्स डैमेज। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इतना इम्बैलेंस क्रिएट क्यों हो रहा है। लोग कहते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे भाई, आप इसका कारण तो जानिए कि इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है। आपने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर दी है, इतना आप पेड़ काट रहे हैं कि तो कहाँ जाएगा ये टेम्परेचर, गर्मी तो बढ़ेगी ही, ठीक है। लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, दिन प्रतिदिन लोगों का जीना जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है, बहुत बुरा कंडीशन हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स में इंक्रीज, बाढ़, सुनामी, मतलब इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स को हम काफ़ी फेस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट पूरा का पूरा चार्ट के रूप में एक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट को, पूरे चैप्टर्स को मैंने इस चार्ट के रूप में आपके लिए तैयार किया है। आप इस पूरे चार्ट को अच्छी तरह से पढ़ें, पॉइंट वाइज पूरे पॉइंट्स को पूरे चार्ट में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बच्चों, आज का ये जो चैप्टर था आपके लिए, जो मैं लेकर के आई थी, जिस चैप्टर का नाम था रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये जो चैप्टर है बच्चों क्लास 8 का चैप्टर ज्योग्राफी, ये यहीं फिनिश होता है, समाप्त होता है।
आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने लाइव आकर के आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी, चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी कि मैम क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अब मैं हमेशा आप लोगों को लाइव मिलूंगी और लाइव आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि आप इंटरेस्ट के साथ अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाओ। ठीक है, और अच्छी तरह से क्लियर इस चीज़ को कर पाओ, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो अगर आप अच्छी लगी है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूनियन पाठशाला। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। परमजीत मैम ने आज आपको लाइव आकर पढ़ाया है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।